मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोग भूगोल के 3 अध्याय संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अभ्यास प्रश्न को लिख भी चुके हैं। इसके साथ ही इतिहास का प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास भी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं और उसका नोट्स भी आप लोगों को प्रेषित किया जा चुका है। अब हम लोग आज भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी तरह अपने देश में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अध्याय 2 के तहत पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 30% पाठ्यक्रम कम भी कर दिया गया है कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के कारण। तो वही चैप्टर या वही पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ेंगे जो 70% के तहत है। ठीक, हम समय समय पर बताते चलेंगे कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक इस बार हटा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये देखिए आपके स्क्रीन पे भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के विकास के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उद्गम हुआ। इससे लोगों की खुद को समझने और खुद की पहचान की भावना में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ उनमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हुआ। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हमारे देश में इस सामूहिक पहचान की भावना और राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास कैसे हुआ। मतलब अपने देश में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। जिस प्रकार वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवादी विरोध से संबद्ध था, उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास औपनिवेशिक परिस्थितियों में ही हुआ। अब औपनिवेशिक परिस्थितियाँ क्या हैं, ये आपको जानकारी दे दें कि जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उन स्थितियों को औपनिवेशिक परिस्थितियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का विकास उसी समय हुआ। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्र प्रेम जगा हम लोगों में और हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुए और उनसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े और अंततोगत्वा हम उनसे स्वतंत्र भी हुए। ठीक, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। उपनिवेशों के शासकों का विरोध के दौरान ही हमारे देश के लोग आपसी एकता भावना के महत्व को समझ पाए। इतना ही नहीं, विदेशी शासकों के द्वारा उनका जो उत्पीड़न हुआ, उसके साझा दर्द ने देश के लोगों को एक दूसरे से भावनात्मक रूप में बांध दिया। जब अंग्रेज प्रताड़ित करते थे तो जो भी प्रताड़ित लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुए, एकजुट हुए, एक दूसरे के दर्द को समझे और इस तरह हम में राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। ठीक है, इसके पश्चात भी देश का प्रत्येक वर्ग और विभिन्न समूह उपनिवेशवाद से समान रूप से प्रभावित नहीं हुए। इनमें से प्रत्येक के अपने व्यक्तिगत अनुभव थे और सभी के लिए स्वाधीनता का आशय भी अलग अलग था। फिर भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले वर्गों और समूहों को संगठित किया और एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। इसके बावजूद इनकी एकता में
कई ऐसी चीज़ें भी थीं जिनके कारण इनमें आपसी मतभेद की संभावनाएं भी बनी रहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया एक ही बार, नहीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने धीरे धीरे जो है ऐसा आंदोलन खड़ा किया, लोग उससे जुड़ते गए और आंदोलन का रूप बड़ा होता गया। ठीक है, तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति प्रदान की, देश के विभिन्न सामाजिक समूहों ने स्वाधीनता के इस आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभाई और राष्ट्रवाद ने किस प्रकार देशवासियों की कल्पना को एक नई दिशा दी। ठीक, इसके तहत देखिए आपके स्क्रीन पर प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। पहले विश्व युद्ध के कारण देश में एक नई आर्थिक संकटपूर्ण राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। इसके फलस्वरूप देश के रक्षा बजट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ी। रक्षा बजट में व्यय हुए धन की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर बाहरी देशों से कर्ज लिए गए और इन कर्जों को चुकाने के लिए सीमा शुल्क और अन्य टैक्स बढ़ा दिए। उधर युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। भारत में सन 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गाँव में जबरन सिपाहियों की भर्ती की गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। सन 1918-19, सन 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई थी, जिसके कारण देश में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई थी। सन 1921 की जनगणना के मुताबिक भोजन सामग्री के अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्ति के बाद उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं और लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। धीरे धीरे आंदोलन की इस चिंगारी ने संपूर्ण भारत को अपने आगोश में ले लिया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई और उससे जो भी लोग प्रभावित थे वो कैसे एकता के सूत्र में बंधे और आंदोलन कैसे बढ़ा, ये हम लोग पढ़े। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत ही चर्चित शब्द है, उसको हम लोग जानें कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का विचार और सत्याग्रह का अर्थ एवं प्रभाव। ये पूछा जाता है हम लोगों की परीक्षा में भी कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। इसका प्रयोग आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने बहुत किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से लोहा लिया था। लोहा लिया था मतलब उनके खिलाफ थे। इस मार्ग को सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। हम लोग इसको ऐसे समझें कि सत्याग्रह का अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए
आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। केवल शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और हम लोग देखेंगे कि यह जो सत्याग्रह का अर्थ है वह सफल भी हुआ और कैसे अहिंसा के बल पर गांधी जी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया और हम लोग अंग्रेज़ों से मुक्ति पाए। तो यह था सत्याग्रह, मतलब बिना हिंसा के आप सत्य की राह पे चलते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति करिए, यही सत्याग्रह है। ठीक है, अब हम लोग सत्याग्रह से जो आंदोलन शुरू हुआ बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद में, और उनमें गांधी जी की क्या भूमिका थी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और सबसे पहले ये जानें कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। सन 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौट आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो आपका उत्तर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1919 से 1947 तक गांधी जी भारतीय राजनीतिक मंच पर छाए रहे और स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी। सन 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ और कब की गई, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। सन 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया। सन 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और ऐसी स्थिति में सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। तो ऐसे भारतीय राजनीति में सन 1915 में गांधी जी का प्रवेश होता है और वह 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और साथ ही उसी सन बिहार के चंपारण में सत्याग्रह होता है। फिर 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है, और फिर 1917-18 में ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों का समर्थन करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से अगले टर्म में पढ़ेंगे, और सत्याग्रह का सिद्धांत आज भी क्यों प्रासंगिक है इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग कई टर्म में पूरा करेंगे। एक सूचना है कि इसी महीने में आपका यूनिट टेस्ट होगा। अंतिम में पूर्व सूचना देके
आप लोगों का यूनिट टेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से ही लिया जाएगा। धन्यवाद।